नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि उलमा व मशाइखीन इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, तो सियासतदान को भी मदऊ किया जाता है कि वो भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लें। और जहाँ तक साइंसदानों का सवाल है, IT प्रोफेशनल्स का सवाल है, शायर व अदीब का सवाल है, सहाफ़ी जो हैं वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाए जाते हैं। खिलाड़ियों को भी हम नज़रअंदाज नहीं करते, बल्कि उन्हें भी इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आज के प्रोग्राम का सवाल है, तो आपको बता दूँ कि आज भी हमने एक गैर मामूली शख्सियत को मदऊ किया है, और उनका ताल्लुक़ है कांग्रेस से। वो एक अच्छे यूट्यूबर है, एक अच्छे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, और माशरे पर उनका गहरा असर है। और इसकी वजह ये है कि उनके जो वीडियोज़ आते हैं उसमें वो सच्चाई की बात करते हैं, हक़ की बात करते हैं, और झूठ को बेनकाब करने में माहिर हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि BRS हुकूमत जो थी, उस दौरान BRS हुकूमत की जो खामियाँ थी, जो खराबियाँ थी, जो उसके इक़दामात थे, जो अवाम दुश्मन जो उसकी पॉलिसियाँ थी, उनको बेनकाब करने में भी इस शख्सियत का अहम रोल रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो आज के मेहमान हैं वो है मतीन शरीफ। आपका बहुत बहुत खैर-मक़दम है हमारे स्टूडियो में। जी, एक पहला सवाल ये है कि आपने KCR हुकूमत के ख़िलाफ़ और इवन असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मुहिम चलाई। आपके जो यूट्यूब पर वीडियोज़ आया करते थे, सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ आया करते थे, वो तक़रीबन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो वीडियोज़ थे वो KCR के ख़िलाफ़ थे। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब KCR साहब के जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ियों का सिलसिला शुरू किया उन्होंने, तो जी। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। सबसे पहले इन्होंने सिलसिला शुरू किया कि मुसलमानों के माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद करने का शुरू किया। जो 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में 56 माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले गए थे। जैसे ही KCR साहब 2014 में इख्तिदार पर आए, इख्तिदार पर आने से पहले उन्होंने मुसलमानों से वादा किया कि मैं तालीमी जाल बिछा दूंगा मुसलमानों में। मगर इख्तिदार पे आने के बाद उन्होंने जो कॉलेजेस बंद करना शुरू किए, तो 51 माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की मेरे पास लिस्ट है, वो कॉलेजेस को बंद कर दिया। उससे लाखों बच्चे मुतासिर हुए, खासकर मुसलमान बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। ऐसे कई कारनामे रहे KCR साहब के। उसके बाद मुझे बहुत तकलीफ हुई, किस हालत में KCR साहब कौम को पसमानदगी की तरफ लेके जा रहे हैं, वो देख के मैं उनके खिलाफ मुहिम शुरू किया। तो अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मैं हर वीडियो बनाते गया, सबूतों के साथ, दलाइल के साथ बात करा, तो लोग उसको पसंद करने लगे। जो दलाइल देते रहा मैं वीडियोस में, तो लोग उसको पसंद करने लगे। साथ ही साथ मेरा हर वीडियो कुछ 12 से 15 लाख लोग हर वीडियो देखा करते थे। तो ये वीडियोस का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे कि मुसलमानों के आंख खुले। कई डिस्ट्रिक्टों से मुझे कॉल्स आए, उलमाए दीन के, मशाइखीन के, इंटेलेक्चुअल्स के, कई लोगों के, और आम आवाम की भी कॉल्स आए। सोशल मीडिया से मेरे नंबर्स लेके वो लोग मेरे को कॉल करके बताए कि हम KCR को बहुत बड़ा सेकुलर महान लीडर समझ रहे थे। हम समझ रहे थे KCR साहब रमज़ान में मटन बिरयानी खिला रहे हैं, कुर्ते पैजामे का कपड़ा दे रहे हैं, शादी मुबारक की स्कीम दे रहे हैं, तो ये मुसलमानों का मसीहा है। मगर जो आप उनकी पोल खोले, इससे हमारे आंख खुले, और ये कितना बड़ा BJP के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, इस वजह से हमारी हकीकत उनके सामने आई, और हम आज KCR साहब के ख़िलाफ़ हम ठहरे हुए हैं, ये अवाम का कहना था। अच्छा, ये चलिए KCR के बारे में हमने बात की है, BRS हुकूमत के बारे में हमने बात की है कि आपने उनके खिलाफ वीडियो अपलोड भी किए, तैयार भी किए। तो बहरहाल जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी का सवाल है, माइम का सवाल है, उसके खिलाफ भी आपने वीडियो बनाया, तो क्या आपको कुछ डर महसूस नहीं हुआ कि कहीं जवाबी कार्रवाई हो सकती है या हमले हो सकते हैं, इस तरह के वाक़यात पेश आ सकते हैं? देखिए, जब मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो हकीकत बयान करना का सिलसिला शुरू किया, तो उनके ऊपर भी मैं कई स्टेट 15 से 20 मेरे वीडियोस आए, जो हर वीडियो मेरा 1 मिलियन 1.5 मिलियन व्यूज़ हुआ करते थे। तो ये मैं पहले से प्रिपेयर था कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय इन लोग नुकसान पहुंचाने के, धमकियां देने के, और कुछ कर नहीं सकते। मगर मैं उसके लिए प्रिपेयर था। और उसके बाद जब ये मेरे वीडियोस आना शुरू हुए, ये लोग मुझे धमकियां भी देने लगे, जिसका मैं FIR कराया, पुलिस में कंप्लेंट्स किया। मगर ऐसा मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, और मेरा एक पॉलिटिकल पार्टी से मेरा एक बहुत करीबी ताल्लुक़ है, कांग्रेस पार्टी से। इस वजह से इन लोग मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, वरना ऐसे कई लोगों की ज़बान बंद करने में मंजीज़ बहुत बड़ा रोल अदा करी।
जी जी। अच्छा नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मतीन शरीफ का सवाल है, मतीन शरीफ ने कई वीडियोज़ थे जो अपलोड किए, तैयार करके अपलोड किए हुकूमत के ख़िलाफ़ और एमआईएम के ख़िलाफ़। लेकिन जिस तरह मैंने सवाल किया कि क्या उन्हें धमकियाँ नहीं मिली है, धमकियाँ तो मिली है, लेकिन वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि कोई ऐसा वैसा वाक़या पेश नहीं आया। बहरहाल मतीन शरीफ के बारे में आपको ये भी बता दूँ कि कांग्रेस कैंपेनिंग कमेटी स्टेट के कोऑर्डिनेटर थे ये, और ये बहुत अहम बात है। और उन्होंने राय आमा को कांग्रेस के हक़ में हमवार करने में भी बहुत अहम किरदार अदा किया, क्योंकि उनके मुताबिक तकरीबन 1.5 मिलियन या 1 मिलियन से ज़ायद लोग उनके हर वीडियो को देखा करते थे। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ़ आपके लिए वीडियो देखा करते थे या केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी के लिए लोग वीडियो देखा करते थे? देखिए, मेरे वीडियोस देखने का अवाम का मकसद ये था कि उसमें हक़ाइक़ पर मबनी हुआ करते थे। मैं हर वीडियो में दलील के साथ, सबूतों के साथ बात करता था। जो केसीआर साहब जैसा राज्यसभा एमपीज़ थे, कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में हर हमेशा कोई एक मुसलमान को राज्यसभा एमपी दिया जाता था। मगर केसीआर साहब 2014 से 24-23 तक, इनके 10 साल के दौरे इख्तिदार में, उन्होंने जब राज्यसभा एमपीज़ को अपॉइंट किया तो उसमें उन्होंने एक रेड्डी को, एक एससी, एक बीसी, हर कम्युनिटी को, हर कास्ट को उन्होंने हिस्सेदारी दी, मगर सिर्फ मुसलमानों को उसमें हिस्सेदारी नहीं दी। तो ऐसे हर कारनामों के मैं नामों के साथ, लिस्ट के साथ, कास्ट के साथ, अवाम को सबूतों के साथ बताता गया। तो जैसा पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट था, उसमें भी जो है सो हर कम्युनिटी, हर कास्ट को उन्होंने अपॉइंट किया, एक एक को एक एक हिस्सेदारी दी, मगर जो मुसलमानों की हिस्सेदारी थी उसमें, उसको थी सो हिस्सेदारी को ख़त्म कर दिया। पब्लिक उसके साथ फिर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स का सिलसिला शुरू किया केसीआर साहब। उसमें से हर हमेशा 2 से 3 तेलंगाना के यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स हुआ करते थे, मगर ये यूनिवर्सिटीज़ का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट से रहता, मगर स्टेट गवर्नमेंट भी बराबर उसमें इन्वॉल्वमेंट रहती। तो केसीआर साहब कभी उसमें जो है सो मुसलमानों की नुमाइंदगी को उसमें से भी खत्म कर दिए। तो ऐसे मैं प्रूफों के साथ, जो पहले कांग्रेस के दौर में हुआ करते थे, उनके नाम और तफसीलात, और अब इन्हों जो नाम मुसलमानों को खत्म कर दे रही, वो नाम और तफसीलात के साथ में जब बयान बताने लगा तो आवाम को यह समझ में आ गया केसीआर साहब की असली चेहरा है क्या मुसलमानों के ताल्लुक से। वो देख के अवाम मेरे वीडियोस को पसंद करना शुरू करे और ये मिलियंस में व्यूज जाते रहे। अच्छा ये बताइए कि जहाँ तक बीआरएस को और एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, सी टीम कहा जाता है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या आपने इस बारे में भी कुछ वीडियोस जारी किए, और अगर वीडियोस जारी किए तो क्या आपने उन बिल्स का भी जिक्र किया है जिसकी तायीद बिलवरास्त या बिलवास्ता तौर पर बीआरएस ने की थी? देखिए, जहाँ तक सवाल है एमआईएम को बी टीम कहने का, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। एमआईएम बी टीम नहीं है बीजेपी की, बल्कि माइनॉरिटी विंग है बीजेपी की, माइनॉरिटी विंग। बी टीम मींस एक सेकेंडरी हो जाती, माइनॉरिटी विंग जो होता वो कंप्लीटली बीजेपी के लिए काम करता। तो एमआईएम पार्टी कंप्लीटली बीजेपी के लिए काम कर रही थी और ये बीजेपी का माइनॉरिटी विंग था। तो इस हिसाब में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, आप अगर यूपी का देखेंगे तो यूपी में राहुल गांधी जी जब एंट्री लेते हैं तो पुलिस उनको वहां पे बॉर्डर पे रुका देती है। प्रियंका गांधी, जिसका खानदान दर खानदान मुल्क के लिए शहीद हो गया, अपने कुर्बानियां दिए, जो प्राइम मिनिस्टरों की लिस्ट उनके खानदान में चली, वैसे फैमिली के लोगों को यूपी में दाखिल होने योगी जी नहीं देते। मगर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब यूपी में जाने की कोशिश करते तो उनके लिए कुछ 100 पुलिस वालों का एक स्टाफ को लगाया गया, एक पुलिस 100 200 पुलिस वालों को उनके सिक्योरिटी में रख के उनको वहां पे प्रोग्राम्स करने दिए गए। तो ऐसे हजार दलाइल है जिसमें हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बीजेपी की माइनॉरिटी विंग के हिसाब में उनके लिए काम किया। जी जी जी। अच्छा, तो आप ये समझते हैं। बहरहाल जहाँ तक रियासती कांग्रेस का सवाल है, आप देखेंगे कि चलिए कांग्रेस ने 64 नशिस्तें हासिल कर ली है और जो सिंपल मेजॉरिटी होती है वो उसे हासिल हो गई है, और जो मैजिक नंबर है 60 का वो भी उसने पार कर लिया है। लेकिन आप देखेंगे कि कांग्रेस के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि कांग्रेसी कायदीन गद्दारी करने में बहुत आगे होते हैं या वफादारियाँ बदलने में बहुत आगे होते हैं। तो क्या अब कांग्रेस को रियासत तेलंगाना में अलर्ट नहीं रहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस कायदीन गद्दारी में, ऐसा बिकने में जो होते, आपका जो कहना है वो हकीकत नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है हर आदमी को, हर लीडर, हर कांग्रेस के पॉलिटिशियंस को। आप पिछले 10 साल में देखिए, किसी भी एक बीजेपी ने टीआरएस के कोई एक लीडर को नहीं खरीदा, ना उनके लिए उनके ऊपर कुछ एक्शन लिया, बल्कि बीजेपी का जो भी सेंट्रल से एक्शन रहा वो हर हमेशा सिर्फ ऑल इंडिया लेवल पे सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स पे रहा, अदर उनके अलायंस पार्टीज पर नहीं रहा। तो कांग्रेस के कायदीन ऐसा बिकने वाले या ऐसा नहीं है, मगर इनको मजबूर कर दिया जाता। मैं
एक दो तीन मिसाल दे सकता हूं, जैसा कि बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती है, उनका बंगाल में जो इलेक्शन था उससे 1 साल पहले उनके बेटे के ऊपर एक रेप केस बुक हुआ, मिथुन चक्रवर्ती के, आप पूरा डाटा देख सकते हैं इसका, उनके बेटे के ऊपर रेप केस बुक हुआ। उसके बाद उनको इन्फॉर्म किया गया इलेक्शन से पहले कि आप बीजेपी के में ज्वाइन होकर बीजेपी के लिए काम करेंगे या आपका बेटा जेल को जाएगा। तो वहां पे मजबूरी में मिथुन चक्रवर्ती जी जो है सो बीजेपी का हाथ थामे और मजबूरन जाके स्टेज पे ठहरे। तो ऐसे हर स्टेट में जहां पर कांग्रेस के फैमिली में किसी से कुछ गलतियां हुई या किसी के कुछ केसेस है, तो वो दबाव डाल के लीडरों को खरीदा गया, मजबूर किया गया। बल्कि ये लोग बिकने में ऐसा नहीं है। कांग्रेस जो है सो 60 साल मुल्क पे हुकूमत करी, आज मुल्क में जहां सुई नहीं बनती थी आज वहां पे मिसाइल बननी, तो ये कांग्रेस का कारनामा है। तो इसका मतलब आपका ये कहना है कि असदुद्दीन अवैसी भी मजबूरी का शिकार हैं, जैसा कि आपने कहा कि वो मजबूर कर देते हैं, तो हो सकता है इनको भी मजबूर किया जा रहा हो? जी हाँ, इनकी भी बराबर मजबूरी है। इनकी मजबूरी ये है कि 2004 से 14 तक इन्होंने कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में कांग्रेस के साथ रह के जो दौलत का अंबार इन्होंने कमाया है, और वो दौलत को बचाने के लिए, और आज आजम खान जैसी शख्सियत की तरह अपनी ज़िंदगी आजम खान अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी बीवी की, अपने बच्चों की और अपने आप की, दे के उन्होंने जो जेल में अपनी ज़िंदगी गुजारे, उस तरह से ये जेल नहीं जाना चाह रहे हैं अपनी दौलत बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए ये बीजेपी का साथ दे रही। उससे हो रहा ये कि इनकी दौलत और ये तो बच जा रही, मगर हिंदुस्तान के जो करीब 30 करोड़ मुसलमान हैं उनके ऊपर इनके स्टेटमेंटों से उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। ये लोग बर्बादी के मुसलमान दहाने पे आके खड़े हुए हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब के जो फिरका परस्ती के स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंटों की वजह से। चलिए, वो तो आपने कहा है, लेकिन जब हम रियासती असम्बली इंतखाबात की बात करते हैं तो देखते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साथ अपनी जो नशिस्तें थी उसे बरकरार रखने में कामयाब रही है, तो फिर उस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, इनकी बरकरारी 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे अगर आप गहराई से इसका अगर जायजा लेंगे तो मैं नहीं समझता कि ये नामपल्ली और याकुतपुरा जीते, बल्कि वहां पर इनकी बोकसिंग, इनको जो है सो इनकी बोकसिंग से ये लोग कामयाब हुए। जबकि वहां पर जो बोकसिंग हो रही थी वहां पे एरिया पीएसओ में इनके लोग, मजलिस के लोग पकड़े गए, उनके ऊपर एफआईआर हुआ और वो पुलिस स्टेशन में रहे। तो ये बोकसिंग की वजह से ये लोग जीते। मगर उसूलन अगर देखा जाए, ईमानदारी की अगर हम बात करेंगे, तो आपको याकुतपुरा और नामपल्ली ये दो सीटें मजलिस हार चुकी है। तो आप समझते हैं कि पॉलिटिक्स में ईमानदारी बाकी रही? जी बिल्कुल बाकी है। ऐसा नहीं है कि आप जो असदुद्दीन अवैसी साहब की पॉलिटिक्स है इससे सारे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को आप मत जोड़िए, क्योंकि इनकी पर्सनल पॉलिटिक्स है। जितनी बोकसिंग वगैरह का जो सिस्टम है जो ओल्ड सिटी में, इसकी वजह ये रही कि हर हमेशा ये लोग रूलिंग गवर्नमेंट के साथ मिले हुए रहे, मिलके पुलिस स्टाफ अपनी मर्जी का दला लेते इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन स्टाफ अपनी मर्जी का दला लेते, और पूरे राउडी शीटर्स, पूरे गुंडे वगैरह उनके साथ रह के वहां पर काम करते। इस वजह से ये हर हमेशा कामयाब होते आ रही। अब जब कांग्रेस गवर्नमेंट अभी इख्तिदार में आ गई तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है राहुल जी से कि कभी राहुल जी का स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि हम कभी इनके साथ नहीं जाएंगे। तो हम जब अब कांग्रेस इनके साथ नहीं जाएगी, अब नेक्स्ट इलेक्शन जो भी होगा हैदराबाद में, ओल्ड सिटी में, तो वो साफ और शफाफ इलेक्शन होगा। पुलिस इनको सपोर्ट नहीं करेगी, इलेक्शन कमीशन स्टाफ इनको सपोर्ट नहीं करेगा, इनके राउडी शीटर्स इनको सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। इस वजह से अब आने वाला इलेक्शन बहुत साफ और शफाफ रहेगा, ये आप देख लिए। जी जी। अच्छा, ये बात बताइए, चलिए अब कांग्रेस की हुकूमत तो बनने जा रही है, दिल्ली से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये भी कहा गया है कि रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं और कांग्रेस में जो इत्तेफाक राय पैदा होना था वो हो गया है। तो अब आप ये बताइए कि आप मुसलमानों की नुमाइंदगी की क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस ने मुसलमानों को नुमाइंदगी की दी है, जैसा मुसलमानों के वोट वहां पर 95% वन साइडेड वोट, जबकि वहां पे एक जेडीएस नाम से एक सेकुलर पार्टी थी, उसके बाद भी वहां के मुसलमान ये फैसला करे कि हिंदुस्तान पूरा नेशनल लेवल पे हम अभी कोई स्टेट पार्टी के साथ जाना मुनासिब नहीं रहेगा, मुल्क के हालात को नज़र में रखते हुए सेंट्रल पार्टी के साथ जाना बेहतरी रहेगी। तो कांग्रेस को वहां पर जैसा मुसलमानों ने साथ दिया, उसके बाद कांग्रेस वहां पर इंसाफ करी, उसी तरह से तेलंगाना में भी जितनी मुस्लिम पोलिंग परसेंटेज हुआ उसमें 75% मुसलमानों ने कांग्रेस के साथ दिया और 25% बीआरएस के साथ गए। इस वजह से यहां पर जब इतनी बड़ी मेजॉरिटी, 1/3 मेजॉरिटी जब कांग्रेस को वोट दी मुसलमानों की मेजॉरिटी,
तो यहाँ पर कांग्रेस की उम्मीद है कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ हर महाज पर इंसाफ किया जाएगा। अच्छा, चलिए आपने इंसाफ की बात की है और देखते हैं कि कांग्रेस, नाज़रीन आपको बता दूं कि कर्नाटक में 9 एमएलए हैं कांग्रेस के मुस्लिम, और उसमें से 5 को अहम ओहदे दिए गए हैं और एक स्पीकर भी हैं उसमें। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कांग्रेस का जो मॉडल था वो तेलंगाना में अपनाया गया और उसके नताइज भी बेहतर बरामद हुए। लेकिन जहाँ तक मतीन शरीफ साहब ने कहा है कि कांग्रेस इंसाफ करेगी, तो आप क्या समझते हैं कि अक़लियती जो सेल है कांग्रेस का, आप देखेंगे कि अब वो ओहदा बिल्कुल मखलूआ है, बिल्कुल खाली है, उसे पुर करना ज़रूरी है। लेकिन ये भी इतलात आ रही हैं कि उस ओहदे के लिए भी पैसों की पेशकश की जा रही है और वो पैसों के बदले दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो खिदमत गुजार है, हकीकी खिदमत गुजार है, जो हकीकी वर्कर है, जिसमें खिदमत आवाम की खिदमत का हकीकी जज्बा मौजूद है, उसे महरूम कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी जो इलेक्शन का सिचुएशन था वो सिचुएशन पे जो माइनॉरिटी चेयरमैन जो साबिका जो थे, जब उन्होंने रिज़ाइन देने के बाद वो मौकूफ वैसा नहीं था इलेक्शन का, बहुत 15 दिन बाकी थे। वो टाइम को नज़र में रखते हुए कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने ये फैसला लिया कि अभी फिलवक्त हम कुछ लोगों को इसकी जिम्मेदारी देकर हम इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन के बाद किसी जो सही तरीके से माइनॉरिटीज़ के लिए काम किया है, जो मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए जो पार्टी में पिछले कई साल से ईमानदारी से जो काम करते आ रहे हैं, वैसे किसी आदमी को देखकर, वैसे किसी जिम्मेदार पार्टी के लीडर को देखकर इस जो कुर्सी अभी खाली है उस पर बिठाया जाएगा। और ऐसा कुछ पैसे लेने करने की ऐसा कांग्रेस में ऐसी कोई इत्तलात, जब सोशल मीडिया का दौर है कुछ भी इत्तलात चलते रहती, तो ऐसा कोई पार्टी से ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि किसी से कोई पैसा लिया जाएगा। बल्कि जो जिम्मेदार है, जो हकदार है, उनको ये हक देने के लिए मुझे उम्मीद है कि रेवंत रेड्डी साहब इसके लिए सही फैसला करेंगे। जैसा कि शब्बीर अली साहब है, रेवंत रेड्डी साहब है, और भी जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग इस पर सही फैसला करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल, बहुत दयानतदारी से उसका जवाब दीजिए, ईमानदारी से जवाब दीजिए। क्या आप तकरीबन 1 साल से इस ओहदे के लिए कोशिश नहीं कर रहे थे और अब भी आपकी कोशिश जारी है? जी बिल्कुल, मैं इस ओहदे के लिए मैं बराबर कोशिश में हूँ। रेवंत रेड्डी साहब मैं उनकी मलकाजगिरी एमपी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ। रेवंत रेड्डी साहब उनके एमपी इलेक्शन में भी मुझे कुछ जिम्मेदारियां दिए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखूबी 2019 में बखूबी निभाया हूँ। उसके बाद वहाँ पर एमएलए, उसके बाद कॉर्पोरेटर इलेक्शन हुआ एलबी नगर में, उसकी भी रेवंत रेड्डी साहब मुझे जिम्मेदारी दिए थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से दरपल्ली राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के कॉर्पोरेटर कामयाब हुए। फिर अभी एमएलए इलेक्शन हुआ। तो मैं अपनी ईमानदारी से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं और रेवंत रेड्डी साहब से, शब्बीर साहब से, सब सीनियरों से मुझे उम्मीद है कि वो लोग मुझे इस ओहदे की जिम्मेदारी अगर वो समझते हैं तो अगर वो देंगे तो मैं इंशाल्लाह बखूबी इसको निभाने की कोशिश करूंगा। अक्सर ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस से जो दूर थे बहुत लोग, अब जैसे ही कांग्रेस ने कामयाबी हासिल कर ली है, बहुत करीब होते जा रहे हैं और उनका दावा है कि हम ये ओहदा हासिल करेंगे, हम वो ओहदा हासिल करेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस इस तरह के लोगों को ओहदे देकर जो हकीकी कांग्रेसी कारकुन है उनका हक मारेगी? देखिए, ये अब 2000 अगर बीआरएस का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो बीआरएस के रिकॉर्ड में देखिए, जैसा कि मोहम्मद सलीम साहब जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन थे, अभी हज कमेटी चेयरमैन है, ये टीआरएस से आने के बाद केसीआर साहब उनसे मामलेदारी करके उनको ओहदा दिए। और मसीउल्लाह साहब जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन है भी मौजूदा, वो भी कांग्रेस से थे, कांग्रेस से बीआरएस में आने के बाद उनको ओहदा दिया गया। और माइनॉरिटी चेयरमैन जो इम्तियाज साहब है वो भी कांग्रेस से बीआरएस में दाखिल होने के बाद उनको दिया गया। उर्दू एकेडमी के जो चेयरमैन है कामारेड्डी के, उनको भी जो है सो कांग्रेस से वो बीआरएस में शामिल होते ही दिया गया। तो केसीआर साहब की ये पॉलिसी रही कि अपोजिशन पार्टी के लोगों को हम प्रेजेंट उनकी पार्टी में जो मेहनत किए 2001 से 2014 तक, वो लोगों को केसीआर साहब कंप्लीटली नजरअंदाज करके अभी आने वाले नए लोगों को ओहदे दिए। ऐसा कांग्रेस का कभी ऐसा मामला नहीं रहा। कांग्रेस ये देखेगी हर हमेशा कि यहाँ पर सीनियरों की कदर की जाती, जो पार्टी के लिए वक्त दिए उनकी कदर की जाती। तो अभी मैं समझता हूँ कि कांग्रेस भी ऐसा कोई बाहर से आने वाले लोगों को अहमियत ना देते हुए, जो कांग्रेस में जो वर्क करे, जो आज कांग्रेस को 10 साल जब अपोजिशन में रह के अपना वक्त लगाए, हर चीज़ से उन कांग्रेस के लिए काम किए, ऐसे वर्करों को कांग्रेस अहमियत देना चाहिए और देगी, मुझे उम्मीद है। जी बिल्कुल सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक प्रोग्राम आमने सामने का सवाल है, हम ऐसे सवालात करते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि अगर चापलूसी से सवालात किए जाएँ तो वो मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू नहीं होगा, बल्कि एक किसी शख्सियत को आगे बढ़ाने का एक तरीक़ा होगा। लेकिन यहाँ पर जो हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, साफ साफ सवालात करते हैं, जिस तरह के हमने कहा है कि कांग्रेस क्या अपने मुस्तहिक वर्करों को छोड़कर नए लोगों को अहम ओहदे देगी। उन्होंने भी बहुत अच्छा जवाब दिया, अच्छी वजाहत भी की है। बहरहाल हमारी नेक तमन्नाएँ, नेक ख्वाहिशात मतीन शरीफ के साथ
साथ हैं। और लेकिन एक जाने से पहले हम आपको बताते हैं, एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि क्या आगे जब कांग्रेस हुकूमत कायम होने वाली है, मैं समझता हूँ कि 7 दिसंबर को तकरीब हल्फ बर्दारी भी मुनक़िद है, तो ऐसे में क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस जो दाखिली इख्तलाफात है उससे महफूज रहेगी? क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ कांग्रेस को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अरकान असम्बली के जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है वो भी हो सकती है। देखिए, अभी जो कांग्रेस में दाखिले इख्तलाफात जो थे वो 1 साल पहले का आप जिक्र कर रहे हैं। 1 साल पहले काफ़ी इख्तलाफात थे, सीनियर जूनियर का इशू बहुत चल रहा था, मगर सारे सीनियर्स ने भी देखा कि रेवंत रेड्डी साहब जो कांग्रेस पार्टी में बहुत कम वक्त में आने के बाद उन्होंने जो कांग्रेस जो सिर्फ एक महदूद रह गई थी 6 सीटों पे, 5 सीटों पे, उन 5 सीटों से रेवंत रेड्डी साहब ने इतनी जुस्तजू, इतनी मेहनत किया, इतना उन्होंने केसीआर साहब के स्कैम्स को, इश्यूज़ को आवाम के सामने लाया और आवाम को समझाने की कोशिश की कि ये आदमी ये गोल्डन तेलंगाना के लिए नहीं बल्कि गोल्डन फैमिली के लिए केसीआर साहब काम कर रहे हैं। जैसा कि हरीश राव, केटीआर, केसीआर, कविता, सिर्फ ये 4 लोगों की हद तक बीआरएस महदूद हो चुकी थी। तो ये सारे चीज़ों को रेवंत रेड्डी साहब ने एक्सपोज किया, आवाम को समझाया कि ये कांग्रेस जब आएगी तो यहां पे एक फैमिली की नहीं बल्कि एक तेलंगाना की हुकूमत चलेगी, तेलंगाना अवाम की हुकूमत चलेगी। ये कोशिशों को, उनकी यात्रा को, राहुल जी की यात्रा को, हर चीज को रेवंत रेड्डी साहब जैसा ऑर्गेनाइज करके उसको सक्सेस करे, तो इसमें बहुत बड़ा रोल रहा रेवंत रेड्डी साहब का। उस वजह से सारे सीनियर्स ने भी ये बात एक्सेप्ट करी, ये बात माने कि एक रेवंत रेड्डी साहब एक हरकियाती कायद है, एक अच्छे लीडर है जिन्होंने कांग्रेस के लोगों को बीआरएस की हकीकत बयान की और उनके बीआरएस के पास, जिसके पास 100 से ज़्यादा एमएलए थे, उन एमएलए को लाकर इख्तिदार से बेदखल किया और उनको सिर्फ 39 तक महदूद कर दिया। इसमें रेवंत रेड्डी साहब ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। ये सारे सीनियर्स मान चुके और अभी कोई ऐसा पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफ नहीं है। वो 1 साल पहले था, अभी सब खत्म हो चुका और सबकी मुत्तफिका राय है कि रेवंत रेड्डी साहब को सीएम बनाया जाए। तो बहरहाल आप एक बात बताएंगे, जैसा कि आपने कहा कि रेवंत रेड्डी का बहुत अहम किरदार है, तो क्या मुसलमानों का किरदार नहीं है? जबकि मुसलमानों ने, मैं समझता हूं कि कर्नाटक मॉडल को अपनाते हुए पूरी मुत्तहिदा तौर पर कांग्रेस की तायद की। इस बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए रियाज साहब, आप सीनियर्स का सवाल किए तो मैं सीनियर्स के सवाल पे ये जवाब दिया कि वहां पर रेवंत रेड्डी साहब का बहुत बड़ा रोल रहा। अब रहा सवाल मुसलमानों का, जिस तरह से मुसलमानों ने 10 साल से केसीआर साहब को इख्तिदार में रखा और उन्होंने जो केसीआर साहब ने 8 मसाजिदों की शहादत की, एक 51 माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद किए, 46 उर्दू लाइब्रेरीज को बंद किए और 65 माइनॉरिटी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स को बंद किए और मुस्लिम वाइस चांसलर्स को ख़त्म किए। उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट में से मुसलमानों की नुमाइंदगी को ख़त्म किया, राज्यसभा एमपीज़ में से मुसलमानों की नुमाइंदगी को ख़त्म किया और हद से ज़्यादा नरसिम्हा राव साहब को अहमियत दी। पीवी नरसिम्हा राव साहब के स्टैच्यूज लगवाए, उनके नाम पर रोड लगवाए, उनके 100 करोड़ रुपए से उनका बर्थडे सेलिब्रेशन किए। ये सारे इश्यूज़ को देखते हुए मुसलमानों ने सोचा कि ये एक आरएसएस का एक दूसरा रूप है सेकुलरिज्म के नाम पे। इस वजह से मुसलमानों ने एक 1/3 मेजॉरिटी मुसलमानों की आज कांग्रेस की तरफ आई और कांग्रेस को इख्तिदार में लाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा। जितने ये जो 64 सीट आए कांग्रेस को, आप इन सारे सीटों का रिकॉर्ड देख लीजिए। इसमें 45 ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें मुसलमानों ने बहुत अच्छा वोटिंग का मुजाहिरा करके कांग्रेस को इख्तिदार में लाने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा किया। बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम पर अपने मेहमान से एक मैसेज लेते हैं, तो हम चाहेंगे कि मतीन शरीफ भी एक मैसेज दें और मैसेज मुख्तसर और मुफीद हो। जी, मैं तेलंगाना की आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस तरह से केसीआर साहब को इख्तिदार से बेदखल किया और कांग्रेस को इख्तिदार में लाया, और आप लोग जो एक उम्मीद से लाए कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से 6 गारंटीज़ दिए, वो 6 गारंटीज़ आप उम्मीद रखिए कांग्रेस से। बराबर 30 दिन के अंदर इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी इन 6 गारंटीज़ को आवाम में लाएगी और आवाम के लिए अच्छा काम करेगी। सारे स्कीमात पर अमल किया जाएगा। जिस तरह से केसीआर साहब ने मुसलमानों से, सारे तेलंगाना के लोगों से जो झूठे वादे किए थे, ऐसा कोई कांग्रेस का वादा नहीं रहेगा। क्योंकि आप सेंट्रल इलेक्शन है, आप देख लेना, सेंट्रल इलेक्शन तो 5-6 महीने का वक्त है, मगर 1 महीने के अंदर सारे वादे इंशाल्लाह पूरे कर दिए जाएंगे कांग्रेस पार्टी की जानिब से। बहरहाल नाज़रीन, इसी मैसेज के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।